एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Assalamualaikum students and welcome to online class. I am Professor Nabila Yusuf. बेटा लास्ट लेक्चर्स में हमने अपना फर्स्ट 50% सिलेबस जो है उसको वाइंड अप किया। अब इंशाल्लाह हम लोग सेकेंड 50% सिलेबस पे काम करेंगे। फर्स्ट 50% सिलेबस का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको प्रॉपर सिलेबस डिवीज़न बताया था। आपके जो भी 75 मार्क्स का फुल ऑन पेपर है, ठीक है, उसमें सारा डिस्कस कर दिया था कि किस तरीके से क्या मार्क्स डिवीज़न है क्या नहीं। सो मैं सेकेंड 50% ऑब्वियसली वहाँ से स्टार्ट नहीं लूँगी, हम अपना डायरेक्ट चैप्टर पे आएंगे। लास्ट 7 चैप्टर्स जो हैं इंग्लिश के हम लोग फर्स्ट 50% में कर चुके हैं। नाउ इट इज़ टर्न टू कम ऑन चैप्टर नंबर 8, ठीक है। सो ये है पीस पोएम, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम विद अ गुड मॉरल लेसन। यहाँ पे पीस इज़ रिटन हेयर, अ पोएम रिटन बाय डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन। डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन द ग्रेटेस्ट पोइटेस, ठीक है, ये पोइटेस हैं एंड शी वॉज बॉर्न, इनका जो बॉर्न है वो 1959 में हुआ इन जर्मनी। जर्मनी में पैदा हुई और इसके अलावा इनका जो रेजिडेंस था, शी लिव्ड एंड वर्कड इन यूके सिंस 1978। जर्मनी में इनका बॉर्न हुआ एंड देन शी शिफ्टेड टू यूके, शी वर्कड एंड लिव्ड देयर, a lot of time she spent there na. So she is quite determined, strong and hard working personality. इनकी अगर हम personality features की बात करें तो बहुत interesting है, वो बहुत challenging lady हैं, बहुत ज़्यादा encounter करने वाली हैं life को, उसके challenges को face करने वाली, and she is the person never to give up. She is one of the example from them, ठीक है। Still क्वालिटी फ़ीचर्स की इनके बात करें, क्वालिटी फ़ीचर्स कह लें आप, पर्सनालिटी फ़ीचर्स कह लें। ये डिटरमिन्ड, स्ट्रॉन्ग and hard working. She is a modern poetess actually, ठीक है। वो modern problems जो हैं, जो disasters हैं, जो humans को individually issues आते हैं अपनी लाइफ में, उनको फेस करने के काबिल बनाने की कोशिश करती है। She tries to inject her strength, her determination and her hard work into the readers. वो ये चाहती है कि उसके रीडर्स भी वैसे ही डिटरमिन्ड बने, वैसे ही हार्ड वर्किंग बने, वैसे ही चैलेंजेस को इनकाउंटर करें जैसा कि उसने पर्सनली अपनी लाइफ में हैंडल किया या सक्सेसफुल लोगों को लाइफ सेटबैक्स को हैंडल करते देखा, ठीक है। सो एक्चुअली इसका जो है, शी डेडिकेटेड हर लाइफ टू फाइंड द पॉसिबल आंसर्स। Answers of what? Of issues, of human issues. Issues about the challenges of life, of nature.
जो भी यूनिवर्स में ब्यूटी पाई जाती है दैट इज़ कॉन्फ्लिक्टेड एक्चुअली, वो किसी ना किसी चीज़ के साथ लिंक आउट करती है, ठीक है। हर जगह जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हर जगह जो है वो इनकाउंटर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सेटबैक्स हैं, लेकिन इस सब में से खूबसूरती को, ब्यूटी को किस तरह से इंजॉय करना है, किस तरह से इन्हांस करना है, एक्चुअली शी वर्क्स ऑन ऑल दैट, ठीक है। सो दैट वाज लिटिल बिट अबाउट डॉक्टर सिल्विया हर्टमैन। उनका बॉर्न आपसे मैंने शेयर किया, उनका वर्किंग, और इसके अलावा ऑब्वियस वो अच्छी ऑथर थी, पोइटेस थी, पोइट्री में वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। सो जब हम पीस की बात करते हैं, इस टाइटल की बात करते हैं, सो व्हाट इज़ मेंट बाय पीस इन योर माइंड? बच्चे, पीस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फ्रेंडशिप एक्चुअली, social friendship and harmony in absence of any hostility and violence, ठीक है। It's a name of friendship, it's a name of harmony, it's a name of compromise, it's a name of smooth situations or smooth incidents in life, but there should be no fear of violence while we are talking about peace, ठीक है। सो जब हम पीस की बात करते हैं तो पीस हर जगह बहुत ज़रूरी है। इज़ इट इन इंडिविजुअल लाइफ और ऑब्वियसली इन कलेक्टिव लाइफ एज वेल, इन सोशल लाइफ एज वेल। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर पीस होगा, आप इंटरनली पीसफुल होगे, तो आप उस इंटरनल पीस को बेटा स्प्रेड आउट करोगे। In between your relations, in between you mingle up with people, in between your neighborhood, in your society, you would be the peaceful pillar for the nation, for society, and obviously for the family as well. So you would be happy. Peace is actually key to be or to spend a happy life, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हमें खुश रहना है तो अपने अंदर सुकून पैदा करें, वो कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली वन आंसर, इंटरनल सेटिस्फेक्शन एंड कंटेंटमेंट। जब तक आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हैं, जब तक आप अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हैं, शुक्रगुजार नहीं हैं, तब तक आप पीस को एंजॉय ही नहीं कर सकते, ठीक है। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान वो है जो अपनी मौजूदा नेमतों पर राज़ी हो, जो अपनी किस्मत पर राज़ी हो, ना कि ये देखे उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है। वो चीज़ आपको अंदर से हमेशा परेशान रखती है। और जिस दिन आपने खुश रहना सीख लिया, सेटिस्फाइड रहना सीख लिया, पीसफुल रहना सीख लिया, अपनी लाइफ में आने वाले सेटबैक्स को भी चैलेंज समझ के हंस के फेस करना सीख लिया, उस दिन आप इंटरनल, आपकी सोल पीस फील करेगी इन दैट। और वो पीस ना सिर्फ आपके अंदर आपको खुशी देगा, आपके फेस से, आपके लबो लहजे से, आपके एटीट्यूड से, आपकी डीलिंग से दूसरों तक भी स्प्रेड आउट होगा, ठीक है। और हर पर्सन अगर इस चीज़ की कोशिश करेगा तो ऑब्वियस एक सोसाइटी जो है वो पीसफुल क्रिएट होगी, वायलेंस नहीं होगा, किसी के हकूक़ नहीं रखेंगे हम। So that is actually to discuss about peace, internal peace, social peace. It's a name of friendship, it's a name of harmony, it's a name of dealing politely, it's a name without violence, it's a name no hostility should be around, in family, inside you, obviously in your social being as well, ठीक है। So whenever any person you meet with conscious mind, कोई भी ह्यूमन जो कॉन्शियस है, जो शऊर रखता है, ठीक है, जो सेंसिटिव है, वो कभी भी वायलेंस को टॉलरेट नहीं करता। और अगर वो वायलेंस टॉलरेट नहीं करता तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके साथ वायलेंस हो भी। सो ये चीज़ अंदर होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली Dr. Sylvia Hartman wants to give a message that peace is so much important in the life, but we have to experience storm to enjoy peace, ठीक है। ये बेटा बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हम इसके थीम की बात करें पोइम की, तो पीस पोइम एक्चुअली टीचेज अस द वे हाउ टू टॉलरेट, हाउ टू अटेन पीस इन लाइफ, ठीक है।
ये पोएम हमें ये बताती है कि हम अपनी लाइफ में पीस एक्चुअली किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या जो पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं होता है, जब हमारी लाइफ सेटबैक्स का शिकार होती है, नशेबो फराज का अप्स एंड डाउन का शिकार होती है, तब हमें उसे टॉलरेट कैसे करना है और उस सिचुएशन में एक इंसान की डिग्निटी क्या होनी चाहिए, वो ये पोएम हमें ये चीज़ सिखाती है। शी एक्सप्लेन्स एक्चुअली द फिनोमिना ऑफ नेचर, अ सिंगल फिनोमिना शी टेक्स विंड। बेटा विंड को वो 2 एस्पेक्ट्स में उसको एक्सप्लेन करती है हमारे सामने इस पोएम में। द वन इज़ फियर्स नेचर, द वन इज़ एनर्जेटिक एस्पेक्ट ऑफ विंड, and one is polite and soothing aspect of wind. Whenever wind is energetic, fierce and on upheld level, ठीक है, वो एंगर में है, रेज में है, wind means in a case of, in a phase of storms, ठीक है, wind storms, उस शक्ल में it wrecks everything, it crushes everything, it smash everything, वो सब तबाह व बर्बाद कर देती है। फिर वो नहीं देखती उसके रास्ते में इंसान आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, बिल्डिंग्स आ रही हैं, कोई अहम काम आ रहा है, नो, वो जस्ट अपनी लपेट में सब कुछ ले लेती है। सो दिस इज़ एक्चुअली वन फेज ऑफ विंड, ठीक है, बट इट्स सेंटर इज़ नॉट दिस, इट्स सेंटर इज़ स्टिलनेस, कामनेस, स्मूथनेस, पोलाइटनेस, ठीक है। स्टिलनेस मीन्स ठहराव। तो सेकेंड फेज जो विंड का है वो पोलाइट है, वो क्या करता है, सॉफ्ट आप पे इम्पैक्ट्स डालता है, आपके लिए सूदिंग होता है और आपकी इटर्नल सेटिस्फैक्शन को इन्हेंस करता है। एक आप नॉर्मल सी बात देख लो, आप जहाँ पे ग्रीनरी है, ग्रास है, सब है, आप हल्की हवा चल रही है, आप वहाँ पे सांस लो, अच्छा सोच, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज इंजेक्ट करती चली जाती हैं। यू फील गुड एक्चुअली बाय द इफ़ेक्ट ऑफ प्लेजेंट एस्पेक्ट ऑफ विंड। जो प्लेजेंट साइड है विंड की, वो आपको अंदर से सेटिस्फाइड कर देती है, आपकी इंटरनली सोल को सेटिस्फाइड कर देती है, ठीक है। और ये हर एक पर्सन इसको एक्सपीरियंस करता है। सो यहाँ तक हमने ये डिस्कस करा कि इस पोएम में वो हमें सिखाती है कि हाउ टू इन्हांस पीस फ्रॉम योर इनर। अपने अंदर से आपने पीस को निकालना कैसे है, उसको मेंटेन कैसे करना है, उसमें बैलेंस कैसे रखना है लाइफ सेटबैक्स में। और वो उसमें एक क्या चीज़ लेकर हमसे डिस्कस करती है, विंड के 2 एस्पेक्ट्स को जिक्र करती है, ठीक है बेटा। हमारे पास काफ़ी सारे नेचुरल फिनोमिनाज हैं, हमारे मतलब लाइक फ्लड है, हमारे पास स्टॉर्म है, हमारे पास विंड स्टॉर्म है, और ये सारी चीज़ें जो है तबाह बर्बादी का बाइस बनती है, ठीक है। आजकल जैसे आपने देखा है फ्लड्स आए में हर तरफ क्या है, सब कुछ तबाह बर्बाद हो रहा है। सो ये चीज़ें एक्चुअली हम पूरा साल एक अच्छा मौसम इंजॉय कर रहे होते हैं, स्मूथ इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ नेचर एज वेल। हम इसको भी रोक नहीं सकते। अब कहने का मकसद क्या है, ये सारी बात लिंक किस चीज़ को कर रही है। एक्चुअली लाइफ इज़ द सेम। इफ़ यू वॉन्ट टू have ease, you want to enjoy comfort, then you should experience storm as well. You should get ready for that bad time as well. जब डाउन्स आए, जब बैड एस्पेक्ट्स आए, तब आपने इंटरनल गुडनेस को कैसे बाहर लेकर आना है, उन चैलेंजेस को कैसे इनकाउंटर करना है। एक्चुअली दिस पोएम इज टीचिंग यू लाइक, ठीक है। सो ये पीस का थोड़ा सा क्रक्स था, इस पोएम का थोड़ा सा थीम था जो मैंने आपसे शेयर किया। हमने पीस का प्रॉपर डेफिनेशन डिस्कस किया कि पीस कहा किसको जाता है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा थीम डिस्कस कर लिया, डॉक्टर सिल्विया हार्टमैन के बारे में थोड़ा सा आपसे शेयर हो गया। अब हम डायरेक्ट आते हैं बेटा पोएम की रीडिंग पर। एंड ऑब्वियसली इसकी ट्रांसलेशन आपको पेपर में नहीं आती है, यू आर सपोज टू राइट समरी। हमारे पास 10th क्लास में 3 समरीज़ हैं, 2 आपको मैं फर्स्ट
टर्म में करा चुकी हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन थर्ड वन, ठीक है। सो पोएम को हम रीड आउट करते हैं एंड दिस रीडिंग एंड उर्दू ट्रांसलेशन वुड बी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नॉट टू राइट डाउन, ओके। सो आई एम हैविंग यूनिक नोट्स इन माई हैंड, पेज नंबर 83। The wind is now a roaring, smashing monster of destruction, wreaking all man's work from the valleys, from the vales, and sends them spinning, broken, flying. It is your first stanza. So just I'm going to write the difficult meanings of roaring. Roaring means beta तूफानी. Roaring कहते हैं तूफ़ानी, चिंघाड़ने वाली, जिसकी बहुत तेज़ आवाज़ हो. स्मैशिंग, स्मैशिंग तबाह कुन, स्मैशिंग तबाह कुन हो जाएगा. देन आई एम हैविंग द वर्ड हेयर मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन. मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन तबाही लाने वाली अफरियत, ठीक है. मॉन्स्टर अफरियत को कहा जाता है, कोई बला, एनी बैड क्रिएचर. सो यहाँ पर इसको मेटाफरिकली बयान किया जा रहा है. यहाँ पे इसने मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है, इसने पर्सोनिफाई, मेटाफोरिकल पोएम है ये, जिसमें मॉरल लेसन होता है. सो मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है तबाही लाने वाली अफरियत. मॉन्स्टर मीन्स बला, एनी बैड क्रिएचर. आगे देखते हैं. रेकिंग ऑल मैन्स वर्क, यानी यहाँ एक्सट्रीमिटी शो की गई है कि ये तबाही लाने वाली अफरियत बन जाती है जब रॉरिंग कंडीशन में विंड होती है. रेकिंग ऑल मैन्स वर्क, रेकिंग तबाहो बर्बाद कर देना, रेकिंग तबाहो बर्बाद करना. आगे है जी फ्रॉम द वैलीज, फ्रॉम द वेल्स. वैलीज कहते हैं वादियों को, वैलीज वादियाँ, वेल्स घाटियाँ. एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, ब्रोकन फ्लाइंग. स्पिनिंग घुमाते हुए, विरलिंग. ब्रोकन रेजा रेजा, चूरा चूरा, टूट कर बिखरा हुआ. फ्लाइंग उछालना, यहाँ पे उछालना. फ्लाइंग ऑब्वियसली उड़ना होता है, लेकिन यहाँ जो ज़र्रात हैं वो उछल कर जो है वो गिरते हैं, जो टूट फूट होती है. सो उससे यहाँ पे लिंक किया गया है कॉन्सेप्चुअली. द विंड इज़ नाउ अ रोरिंग स्मैशिंग. अब हवा तूफ़ानी तबाहकुन, एक तूफ़ानी और तबाहकुन मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, ज़बरदस्त तबाही लाने वाली अफरियत है, ठीक है. उसको रिजेंबल कर दिया गया है, उसको कंपेयर कर दिया गया है अफरियत से, ठीक है, एक बला से, एक बैड क्रिएचर से. रेकिंग ऑल मैन्स वर्क, जो तबाह बर्बाद कर देती है इंसान के तमाम कामों को. फ्रॉम द वैलीज, फ्रॉम द वेल्स, वादियाँ हों या घाटियाँ हों, ठीक है, हर चीज़ को तबाह कर देती है. लैंड स्लाइडिंग होती है, बिल्डिंग्स जो है वो टूट फूट जाती हैं. इवन इसका इतना ज़्यादा तेज़ व तुंद बहाव होता है हवा का, ठीक है, जब वो स्टॉर्मी कंडीशन में होती है, जब वो तूफ़ानी कंडीशन में होती है. ब्रोकन फ्लाइंग एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, ब्रोकन फ्लाइंग, जो भी घाटियाँ, वादियाँ, जो भी पत्थर, ये सब जो टूट फूट होती है वो रेज़ा रेज़ा करके बिखेर देती है, ठीक है, अपने स्पिनिंग मूव्स में लेकर, अपने स्पिनिंग आर्म्स में लेकर. लाइक वो विरलिंग कंडीशन में होती है. आपने साइक्लोन्स देखे होंगे कभी, गोल सा चक्कर बन जाता है, वो अपने अंदर सब कुछ समेट लेती है और जब उसका ज़ोर टूटता है तो वो यूं करके चीज़ों को बखेर देती है.
कहाँ का टूटा हुआ स्टोन, कहाँ की उसके अंदर आई हुई चीज़ें, वो सब कहाँ जाके बिखरती हैं। इवन उसमें इंसान जो है वो आ जाते हैं उसमें, उस साइक्लोन में, और फिर उसके बाद जब उसका ज़ोर टूटता है तो वो उसको कहीं दूर जाके गिरा देती है। सो वो इस स्टैंजा में विंड का सिचुएशन, जो उसका बैड एस्पेक्ट है, जो उसका स्टॉर्मी इफ़ेक्ट है, वो डिस्कस कर रहा है, जो उसकी फीयर्स कंडीशन है, जो उसकी रेज और एंगर कंडीशन है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। बट ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट इट्स कोर, इट्स सेंटर इज़ इन ट्रुथ एटर्नल स्टिलनेस, ब्राइट ब्लू skies and all you hear are gentle whispers far away and unimportant. कोर, सेंटर या नेचर, ये कोर का होगा, सेंटर और नेचर यानी किसी चीज़ की फितरत, उसकी डेप्थ, उसकी गहराई, उसका इंटरनल क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटर, मरकज़, देन आई एम हैविंग हियर ट्रुथ, सच्चाई, इटर्नल, दायमी, देन है स्टिलनेस, ठहराव, then here the word is gentle, नर्म, whispers, सरगोशियाँ, अनइम्पॉर्टेंट, द लास्ट वर्ड, गैर अहम, बट ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट इट्स कोर। लेकिन ये सब कुछ क्या जो ऊपर डिस्कस किया गया फर्स्ट स्टैंजे में, लेकिन ये सब कुछ नॉट इट्स कोर, इसकी फितरत नहीं है। दैट इज़ नॉट द रियलिटी ऑफ विंड एक्चुअली, दैट इज़ नॉट द रियल फेस, इट इज़ जस्ट अ फेज ऑफ विंड। ठीक है, ये उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट है, एक वे ऑफ डीलिंग है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा ही स्टॉर्मी होती है, हमेशा ही फियर्स होती है, हमेशा ही इन एंगर होती है। अब वो उसके सेकेंड एस्पेक्ट की बात कर रहा है, दैट इज़ सॉफ्ट, दैट इज़ जेंटल, दैट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, दैट इज़ सूदिंग, ठीक है, दैट इज़ हीलिंग इवन। बट ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट इट्स कोर, लेकिन ये सब इसकी फितरत नहीं है। इट्स सेंटर इज़ इन ट्रुथ, इसका मरकज़ इसकी सच्चाई है, दैट इज़ इटर्नल स्टिलनेस। और इसकी सच्चाई, इसका मरकज़ क्या है, इसकी सच्चाई इसके मरकज़ में है। और वो मरकज़, वो डेप्थ, वो सेंटर, वो मेन पॉइंट क्या है इसका, दैट इज़ इटर्नल स्टिलनेस, यानी दायमी ठहराव, स्टिलनेस, कामनेस, स्मूथनेस, ठीक है, वो सॉफ्ट जो उसका वे है वो ही इसका इटर्नल है। ब्राइट ब्लू skies एंड ऑल यू हेयर, नीला आसमान रोशन, एंड ऑल यू हेयर, और वो जो सब जानते हो, सुनते हो, एंड ऑल यू हेयर, और वो सब जो सुनते हो, आर जेंटल विस्पर्स, इसकी मीठी सरगोशियाँ। जब हवा सूदिंग वे में चल रही होती है, साई साई की जो आवाज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली विस्पर्स, सॉफ्ट विस्पर्स जो होती हैं इसकी, फार अवे, कहीं दूर से, एंड अनइम्पॉर्टेंट, वो गैर अहम होती हैं, हम उस पर तवज्जो नहीं देते, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान करें, हम तवज्जो दें, तो उसकी एक अपनी आवाज़ होती है हवा के चलने की, उसको महसूस किया जाए तो होती तो वो आवाज़ गैर अहम है, लेकिन बहुत सूदिंग, बहुत रिलैक्सिंग। सो दैट इज़ एक्चुअली द रियल फेस ऑफ विंड, अ सेकेंड एस्पेक्ट, अ गुड एस्पेक्ट ऑफ विंड। और वो ज़्यादा रहता है, ये दायमी है, ये स्टिल है,
ये ठहराव जो है ये इसकी असल नेचर है। कभी कभी वो फियर्स होती है, कभी कभी वो विंडी होती है, स्टॉमी होती है, कभी कभी वो साइक्लोन्स में ढल जाती है और अपना गज़बनाक फेस दिखाती है। सो एक्चुअली डॉक्टर सिल्विया वांट्स टू give you people the lesson that if we are having any setback in our life, any bad time in our life, at that time actually we should tolerate, we should take that setback as a challenge, we should encounter and we should overcome that situation with our inner satisfaction, with our inner goodness, inner piety जो हर इंसान के अंदर होती है। हमें अपनी उन क्वालिटीज़ को, उन पायस क्वालिटीज़ को इन्हेंस करना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्ट करना है। सो ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से विंड करती है कि ठीक है उसका एक एस्पेक्ट चैलेंजिंग है, कॉन्फ्लिक्ट वाला है, वायलेंट है, थोड़ा हॉस्टाइल है, लेकिन उसका इंटरनल सेटिस्फैक्ट्री ही है, ठीक है। उसको जाकर कहीं ना कहीं आराम से स्टिल होना ही है, काम होना ही है। हर चीज़ जो ऊपर जाएगी उसने नीचे आना ही है। सो यही चीज़ इंसान को उस टाइम पे सोचनी चाहिए, बुरे टाइम पे, कि ये वक्त गुज़र जाएगा और हमें इसे स्ट्रेंथ के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ फेस करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट पीस। इसका इंटरनल मीनिंग भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। इसके दोनों एस्पेक्ट्स हमने देख लिए, एक सॉफ्ट है, एक एनर्जेटिक है, एक थोड़ा फीर्स है। तो हम एक्चुअली इससे प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, हम इसकी रीडिंग से लेसन क्या लेना चाह रहे हैं, दैट इज़ कि हमें हमेशा बैड टाइम में अपनी इंटरनल गुडनेस को पकड़ के रखना चाहिए, उसे हाथ से नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली दैट इज़ आवर कोर, दैट इज़ ह्यूमन्स कोर और सेंटर, ठीक है। दैट इज़ एटर्नल स्टिलनेस, एटर्नल सेटिस्फैक्शन इन ह्यूमन बीइंग इनसाइड समवेयर। सो हमने उस चीज़ को उस टाइम पे बाहर निकालना होता है। सो राइट आफ्टर पोएम रीडिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद समरी। हमारी समरी है बेटा पेज नंबर 87 पे, एंड वी ऑल नो 5 मार्क्स पे ये बेस करती है, और 3 ही समरीज़ हैं आपकी पूरी बुक में, और इन तीनों में से ही एक मस्ट आएगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट समरी, हमें बड़े अच्छे तरीके से इसे लर्न करना है। एंड बिफोर लर्निंग ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गिव यू थॉरो रीडिंग विद कॉन्सेप्ट। दिस पोएम हैज़ बिन रिटन बाय डॉक्टर सिल्विया हर्टमैन। ये पोएम लिखी किसने है? डॉक्टर सिल्विया हर्टमैन ने। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ विंड दैट इज़ फीयर्स वाइल इन रेज बट जेंटल एट इट्स कोर। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ विंड। मेन थीम क्या है कि विंड जो है वो फियर्स है, रेज है, एनर्जेटिक है, हॉस्टाइल है, एक फेस पे सब कुछ तबाह बर्बाद कर रही है। लाइक उसको इतना ज़्यादा एक्सट्रीम कंपेयर कर दिया गया विद मॉन्स्टर, उसे मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन कह दिया गया, यानी ऐसी बला जो सब कुछ ही अपनी लपेट में ले ले, तबाह बर्बाद कर दे, ठीक है। सो बट जेंटल एट इट्स कोर, लेकिन कह रहे हैं कि ये इसका असल फेस नहीं है। इंटरनली वो काम है, इंटरनली वो स्टिल है, इंटरनली वो क्वाइट है, सूदिंग है, सॉफ्ट है। वी हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म्स टू एन्जॉय पीस। अगर हम लाइफ में चाहते हैं कि हम अमन सुकून देखें, आसानी देखें, तो हमें उसके लिए डिफरेंट स्टॉर्म्स से गुजरना पड़ता है। डिफरेंट स्टॉर्म्स मीन्स डिफरेंट सेटबैक्स को, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। अगर हम उस बैड टाइम में, उस प्रॉब्लमेटिक टाइम में, उस इनकाउंटेड टाइम में हम लोग परेशान रहेंगे, हम लोग अपने हवास को काबू में नहीं रखेंगे, हमारे रिएक्शन स्टेबल और बैलेंस्ड नहीं होंगे, सो एट द एंड हमें रिज़ल्ट जो वो सिचुएशन तो गुजर जाएगी, लेकिन हम सब कुछ ख़राब कर चुके होंगे अपने हाथों से। एक्चुअली पोएटिस वांट्स टू डिस्कस विद अस कि वो ही टाइम है जहाँ हमें अपने इंटरनल, अपने सेंटर, अपनी गुडनेस को बाहर लेके आना है, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को बाहर लेके आना है, और हमें अपने आप को ये चीज़ बतानी है कि ये वक्त गुज़र जाएगा, ये रेज, ये जो फीर्स टाइम है ये चला जाएगा, और इंशाल्लाह आसानी भी आएगी। और ये तो कुरान पाक की आयत भी है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर रात के बाद दिन जो है वो होता है, हर अंधेरे के बाद उजाला
होता है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे चलें तो आने वाले प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ जो हैं वो हमें कभी भी गिव अप करने पे फोर्स नहीं कर सकते। In this poem, the poetess describes the destruction and chaos brought about by the apparent phase of the wind. Destruction and chaos. Chaos means intishar. क्योस बेटा कहा जाता है इंतशार को, और डिस्ट्रक्शन तबाही है, मीनिंग साइड बाय साइड देते जाएं। डिस्ट्रक्शन तबाही, क्योस है आपका इंतशार। brought about by the apparent face of the wind. apparent face ज़ाहिरी चेहरा जो नज़र आने वाला है। In this poem the poetess describes the destruction and chaos. poetess किस चीज़ को बयान कर रही है? इंतशार को, तबाही को। brought about by the apparent face of the wind, और ये apparent aspect है, सामने वाली सिचुएशन है इस टाइम पे, ये इसका इंटरनल नहीं है विंड का। इट रोर्स एंड स्मैशेज एवरीथिंग, ये तबाह बर्बाद कर देती है हर चीज़ को। इट इज़ सो इंटेंस दैट इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द मॉन्स्टर। इट इज़ सो इंटेंस, इंटेंस मीन्स शदीद, एक्सट्रीम। इट इज़ सो इंटेंस, ये इतनी शदीद होती है दैट इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द मॉन्स्टर, कि ये अफरियत की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फॉर्म ऑफ मॉन्स्टर, अफरियत की शक्ल इख्तियार करना, यानी एक बला की सूरत जो हर चीज़ अपनी लपेट में ले ले, सबको तबाह कर दे। शी फर्दर एक्सप्लेन्स दैट इट लेवल्स एवरीथिंग, वो एक्सप्लेन ये भी करती है कि ये लेवल्स हमवार कर देता है। लेवल्स करना, हमवार करना। यानी अगर घाटियाँ हैं, अगर वादियाँ हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, उन सब को तोड़ फोड़ के लेवल कर देती है। एवरीथिंग वेदर वैलीज और वेल्स, व्हेन इट स्पिन्स, जब वो घूमती है, व्हेन इट विल्स, इट क्रशेज एवरीथिंग एंड द थिंग्स गेट क्रैक्ड, ये अपने अंदर हर चीज़ को तोड़ फोड़ देती है, चीज़ें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। इट रुइन्स एंड ब्लोज अवे एवरीथिंग, ये नुकसान पहुंचाती है हर चीज़ को। एंड ब्लोज अवे, और ऐसे जैसे कोई चीज़ फट कर रेज़ा रेज़ा होकर छोटे छोटे पीसेस में बिखर जाए। ठीक है। इन दिस वे इट टेक्स ऑल द वर्क डन बाय मैन, इस तरह इंसान ने जो भी काम किए होते हैं, ब्रिजेस बने हुए होते हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो उनका भी ख्याल नहीं करती, उन सब को भी अपनी लपेट में ले लेती है और हर जगह तबाही मचा देती है। हालांकि बिल्डिंग्स कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उस टाइम पे विंडी फेस ऑफ नेचर का होता है, जब वो एनर्जेटिक हो, जब वो फियर्स हो, जब वो इनरेज हो। Moreover, the poetess says that the destruction brought about the wind is its apparent face. मज़ीद वो ये कहती है कि ये एक साइड है, ये सिर्फ ज़ाहिरी चेहरा है, ये सिर्फ एक थोड़ा टाइम पीरियड के लिए एक फेज़ है विंड का। इट्स इंटरनल फेस स्टिलनेस, इसकी डेप्थ, इसकी फितरत, इसकी सच्चाई, इसका जो मरकज़ है वो स्टिलनेस है, वो ठहराव है, वो कामनेस है, वो सॉफ्टनेस है, जेंटल है वो बाय इट्स कोर। आफ्टर द विंड स्टॉप्स ब्लोइंग, आफ्टर द विंड स्टॉप्स ब्लोइंग, जब जो है वो हवा क्या रुक जाती है, विंडी फॉर्म उसकी जो है वो ख़त्म हो जाती है, देयर कम्स द पीस विच इज़ द आउटकम ऑफ डिस्ट्रक्शन, वहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, एक अलग सी पुरसकून सी खामोशी छा जाती है इतने ज़्यादा शोर के बाद, जो कि तबाही के बाद आने वाला ठहराव है। और वही ठहराव एक्चुअली उसका नेचर है, उसका सेंटर है, उसकी सच्चाई है, वही उसका रियल फेस है, इंटरनल जो उसका है वही रियल फेस है।
द एटमॉस्फेयर बिकम्स वेरी प्लेजेंट, हर तरफ जो है वो माहौल जो है वो बड़ा प्लेजेंट, बड़ा खुशगवार हो जाता है। द ब्राइट ब्लू स्काई इज़ वर्थ सीइंग, रोशन नीला आसमान जो है वो देखने के काबिल होता है, बड़ा खूबसूरत सा। ज़ाहिर है जब विंड होती है तो हर जगह क्लाउडी, अंधेरा, ये वो, और जब जैसे ही वो छटता है वो समा तो एकदम से आसमान रोशन हो जाता है, तो वो और ज़्यादा प्यारा मंजर लगता है। When the cool gentle breeze rustles the leaves of the trees, it creates soothing and musical sound। ठीक है, जब प्लेजेंट सिचुएशन होती है विंड की तो वो जेंटल हवा जो चलती है वो नरमी से, उसमें पत्तों की साएं साएं जो है, जो सरसराहट है हवा की, साएं साएं पत्तों की सरसराहट, वो हल्की हल्की आवाज़, उनका हिलना बहुत खूबसूरत लगता है। इट क्रिएट्स सूदिंग एंड म्यूज़िकल साउंड, उस सरसराहट को, उस विस्परिंग को जो विंड क्रिएट करता है उसका सूदिंग इम्पैक्ट, और वो रसलिंग ऑफ ट्रीज़ को उन्होंने गुड म्यूज़िक से रिजेंबल किया है। द ब्रीज सीम्स विस्परिंग, ब्रीज ऐसे दिखता है जैसे आपके कानों में सरगोशियाँ कर रही हो, आपको थपकी दे रही हो। ठीक है, अभी जो थोड़ी देर पहले बुरी कंडीशन गुजरी, जो तबाही हुई, उस पे जैसे वो आपको एक सूदिंग जो है वो कोई अल्फाज कहना चाह रही हो आपके कानों में थ्रू विस्परिंग, वो रसलिंग ऑफ लीव्स या वो हवा की सरसराहट ऐसे मैसेज कन्वे करती है। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल द रियल फेस ऑफ द विंड। एक्चुअली यही उसका रियल फेस है, यही उसकी हकीकत है, सच्चाई है, मरकज़ है। जो उसका पहले वाली तबाही वाली कंडीशन थी वो जस्ट एक एस्पेक्ट है, एक इनकाउंटरिंग सिचुएशन है। एक्चुअल में विंड का जो नेचुरल फिनोमेना है वो जेंटल है और दायमी, हमेशा रहने वाला। द पोइटेस concludes her viewpoint by saying that the entire chaos and destruction becomes meaningless and unimportant when we come across the real beautiful and enchanting face of the wind। पोइटस जो है वो इस बात पे आके अपनी पोइम ख़त्म करती है, वो ये नतीजा अख़ज़ करती है कि जब ये क्योस, ये डिस्ट्रक्शन, ये तबाही, ये इंतशार जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो जितनी भी तबाही हुई होती है, जितना भी इंतशार फैला होता है इस विंड के स्टॉमी कंडीशन से, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होती हैं वो सारी की सारी, वो सारी तबाही मीनिंगलेस हो जाती है, बेमायनी हो जाती है, गैर अहम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम पीसफुल कंडीशन को एंजॉय कर रहे होते हैं, रोशन नीले आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, निकलती हुई चमकीली धूप को एंजॉय कर रहे होते हैं। जो हल्की हल्की हवा चल रही होती है वो हमारी सोल को, हमारे इनर को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है, पॉजिटिव वाइब्स देती है, हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जब वो हम एंजॉय कर रहे होते हैं प्लेजेंट इम्पैक्ट ऑफ विंड, तब हम उसका स्टॉमी इम्पैक्ट भूल जाते हैं जिसने अभी थोड़ी देर पहले सब कुछ तबाह कर दिया था। अक्रॉस द रियल ब्यूटीफुल एंड इंचेंटिंग फेस ऑफ द विंड, ठीक है, जब हम इसके इंचेंटिंग फेस को मिलते हैं, प्लेजेंट फेस से डील कर रहे होते हैं विंड के, तब हमें बाकी सारी चीज़ें भूल जाती हैं। दैट इज़ नथिंग अदर देन पीस। और वो जो फीलिंग होती है इन्जॉयमेंट की, उसको हील अप करने की, आपके अंदर की चीज़ों को जो थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उसको एक्चुअली पीस कहा जाता है। लास्ट लाइन में देखें तो सिंपल और क्लियर कट मैसेज है बेटा हम सब के लिए, रीडर्स के लिए। डॉक्टर सिल्विया का ये पोइम लिखने का जो मेन पर्पस था, लाइफ भी ऐसा ही है। इफ़ यू, आपने सेकंड लाइन में देखा, इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस पीस यू हैव टू एक्सपीरियंस स्टॉर्म्स फर्स्ट। अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में आसानी आए, अगर आप चाहते हैं कामयाबी मिले, हम अच्छा टाइम भी देखें, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको जो है हार्ड टाइम से भी गुज़रना होगा। जो भी सेटबैक्स हैं, जो भी नशेब आते हैं हमारे लाइफ में, जो नाउमीदियाँ आती हैं, हमें उन डिज़ास्ट्रस चैलेंजेस को भी फेस करना होगा, ठीक है, और बड़ी हिम्मत के साथ। और अगर हम फेस नहीं करेंगे, वहाँ गिव अप कर देंगे, तो हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम पीस को कभी इंजॉय नहीं करेंगे, सक्सेस को कभी इंजॉय नहीं करेंगे, हम वायलेंट ही रहेंगे। क्योंकि उस सिचुएशन में लिए गए हमारे रिएक्शन, सोची गई बात हमें लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट करती है,
ठीक है, वो सिचुएशन तो गुजर जाती है, वो जो सेटबैक्स हैं, वो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तो गुजर जाते हैं विद द टाइम बिंग, साल 2 साल, कुछ महीने, कुछ दिन, ठीक है, इंसान आगे मूव ऑन करता है। यही लाइफ का फिनोमेना है। लाइफ नेवर एंड्स, ज़िंदगी कभी भी ख़त्म नहीं होती है प्रॉब्लम्स के साथ, उसको आगे मूव ऑन लाइफ को करना ही है। चीज़ें पीछे चली जाती हैं, ज़ख़म भर जाया करते हैं, हर चीज़ को वक्त देना होता है। सो उस वक्त देने की कंडीशन में आपके रिएक्शंस क्या होते हैं, आप किस तरह उसको, उन चैलेंजेस को इनकाउंटर करते हो। एक्चुअली डॉक्टर सिल्विया जो है वो आपको यही आंसर देना चाहती है कि डोंट बी वरी, everything will be smooth enough because life is actually not fierce, not in rage, ठीक है। nature means Allah Almighty gives always blessings। कभी कभार चीज़ें ज़रूर आती हैं लेकिन लाइफ नॉर्मली स्मूथ ही होती है। और अगर हम चाहते हैं कि हम पीसफुल कंडीशंस को एंजॉय करें तो हमको उसके स्टॉर्मी कंडीशन को भी चैलेंज के साथ फेस करना होगा। और अगर फेस नहीं करेंगे, गिव अप कर देंगे तो उसके नुकसान हमें हमेशा रहेंगे, फिर हम लाइफ में कभी पीस नहीं देख सकते। सो इफ़ यू वांट टू गेट ईज़ इन लाइफ यू हैव टू गो थ्रू सम सेटबैक्स। कुछ इश्यूज़ आपको उनको डील करना पड़ेगा, उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पीस। हमने इसकी थॉरो रीडिंग की, इसकी समरी को डिस्कस किया, हमने पीस में विंड के 2 एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया, इसके मॉरल लेसन को डिस्कस किया। ऑब्वियसली डिटेल्ड और अच्छे तरीके से हमने पीस का मीनिंग देखा, इसका थीम देखा, और थीम यही है जो मैसेज आपको कन्वे किया जा रहा है कि जब बैड टाइम्स हों आपने अपनी इंटरनल गुडनेस को, अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन को बाहर निकाल के उस बुरे वक्त को ओवरकम करना है। ठीक हो गया, फिर ही आप पीस को एंजॉय करोगे। और पीस नहीं है तो ज़िंदगी की हर नेमत फजूल है। आपके पास पैसा है, आपके पास हर वो चीज़ है जो आप चाहते हैं, लेकिन जब अंदर सुकून नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि अगर आपके पास नेमतें नहीं भी हैं और आप अंदर से खुश हो, अंदर से कामया हो, राज़ी हो, तो आपके पास सब कुछ है, आप सबसे अमीर तरीन इंसान हो। एक पीस के लिए हम सब कुछ कर रहे होते हैं, अपने गोल सेट कर रहे होते हैं लाइफ में ईज़ हासिल करने के लिए, ऐसा ही है। सो उस ईज़ को हासिल करने के लिए कोई सेक्रीफाइसेस तो करनी पड़ेंगी ना, इतनी आसानी से तो नहीं सब कुछ मिल जाता। सो हमें उन आने वाली हर्डल्स को, उन आने वाले चैलेंजेस को बहुत ब्रेवली इनकाउंटर करना होता है, उन्हें फेस करना होता है, उन कॉन्फ्लिक्ट से डील करना होता है, तभी हम पीस तक पहुंचेंगे। दैट इज़ इंटरनल, दैट इज़ आउटसाइड। और जब हम पीसफुल होंगे तो हम उसे स्प्रेड आउट भी करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट पीस, डी पोएम कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसकी थॉरो रीडिंग करिएगा समरी की, इसको लर्निंग पे लाइए। ठीक है बच्चे, अब हम इसकी कुछ कोटेशंस देख लेते हैं जो आप ऐड इन करेंगे समरी को लर्न करते हुए। Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace, but because you deserve peace. This is first quotation, like forgive others, दूसरों को माफ़ कर दें, not because they deserve forgiveness।
ठीक है, आप माफ़ नहीं कर पा रहे, उनके साथ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए माफ़ ना करें कि वो डिज़र्व करते हैं फॉरगिवनेस। ऑब्वियसली किसी रीज़न से ही आप उनको फॉरगिव नहीं कर रहे, कोई ना कोई ऐसे ज़्यादा इंटेंस इश्यूज़ हैं, लेकिन इसलिए उन्हें ज़रूर माफ़ कर दें बिकॉज़ यू डिज़र्व पीस। जब आपके अंदर वो बात रहेगी, उस पर्सन से वो एक हेट इफ़ेक्ट जो है वो आपके अंदर पनपता रहेगा, वो आपको ही तकलीफ़ देगा। सो माफ़ी का मतलब है उस चीज़ को भूल जाना, उसको साइड पे कर देना। इट्स ओके, इट हैपन्स, टू लेट इट गो, उसको जाने देना। जब आप अपने अंदर से उस चीज़ को जाने देंगे तो आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर देंगे। और अगर वो वहीं रहेगी, माफ़ नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस आप अंदर से पीसफुल नहीं हैं, आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हैं, कोई ना कोई चीज़ आपको अंदर पिंच करती रहेगी। सो अपने पीस के लिए लोगों को माफ़ करना सीखिए। दिस इज़ द फर्स्ट की एक्चुअली टू गेट पीस, इंटरनल सेटिस्फैक्शन। सेकेंड कोट, don't let pull you, don't let people pull you into their storm. Pull them into your peace. बहुत ज़्यादा खूबसूरत कोटेशन, एक्चुअली माई फेवरेट। डोंट लेट पीपल पुल यू इनटू देयर स्टॉर्म। लोगों को इतनी इजाज़त ना दें कि वो आपको अपनी नेगेटिविटी की तरफ घसीटें, उसकी तरफ पुल अप करें, उसकी तरफ खींचें, अट्रैक्ट करें। ठीक है, इसको आप नेगेटिविटी कह लें स्टॉर्म को, ठीक है, उनके सेटबैक्स कह लें, इश्यूज़ कह लें, या उनकी आपसे डीलिंग्स कह लें अगर वो बैड है। स्टॉर्म यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है, डिफरेंट चीज़ों से। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें अपनी नेगेटिव वाइब्स दे रहे होते हैं, वो हमें भी वैसा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो चाह रहे होते हैं हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। सो डोंट लेट देम टू डू दैट, बल्कि पुल देम इनटू योर पीस। आपका रिएक्शन उनके उन विंडी एक्शंस पे, आपका रिएक्शंस इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि हर सिचुएशन पूरी की पूरी काम हो जाए, सूद हो जाए। आप पीस जो है, अपना इंटरनल पीस सामने वाले पे आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप सामने वाले इंटेंस रिएक्शंस को टॉलरेट करें, और ना सिर्फ टॉलरेट करें बल्कि उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ें। नेक्स्ट बेटा, एक लास्ट कोटेशन आपसे मज़ीद शेयर करूँगी। इफ़ वी हैव नो पीस, it is because we have forgotten that we belong to each other. See, if we have no peace, अगर हमारे में पीस नहीं होगा, हम अमन पसंद नहीं होंगे, it is because we have forgotten that we belong to each other. It means we like violence, we like to be hostile, हमें दूसरों का ख्याल नहीं है, और अगर नहीं है तो it means we are not able to call upon like human being. So हम अगर इस चीज़ का ही एहसास कर लें कि we all belong to each other, हमें हर एक का ख्याल रखना है, ठीक है, सो पीस क्रिएट करना बड़ा आसान हो जाता है, बट डिपेंड्स कि आप में वो रियलाइजेशन होनी चाहिए। सो ये 3 कोटेशंस थी रिलेटेड टू इंटरनल पीस, रिलेटेड टू आउटसाइड क्रिएशन ऑफ पीस। सो आप इसको
स्टार्ट में, एंड पे और मिडल में डाल सकते हो। 2 कोटेशंस काफ़ी होती हैं 5 मार्क्स की समरी के लिए, 3 भी चल जाती हैं, इससे ज़्यादा प्लीज़ मत लिखा करें। अभी मैंने लास्ट टेस्ट चेक किए, मैंने 5 कोटेशंस देखी ट्राई अगेन में, दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता बेटा एग्जामिनर पे, इस चीज़ का ख्याल रखें। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग तो आप इसमें से कोई कोटेशन स्किप कर दें, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने मिस की दी ही ऐड करनी है। यू कैन राइट योर ऑन इफ़ यू आर हैविंग समथिंग गुड मटीरियल रिलेटेड टू, आप उसको ऐड ऑन कर लें। लेकिन 2 लिमिट बहुत 2 होती हैं, एक स्टार्ट एक एंड पे, बहुत हो गया, एक मिडल में दे दी, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। सो दीज आर सम कोटेशन, ऐड दैम अकॉर्डिंग टू देयर सूटेबल प्लेसेस, ओके, and learn this summary well. This is important for paper related to 5 marks. Learn it, write it at home. Be safe. Thank you so much. Allah Hafiz.